अगर आज हस्बैंड अपने वाइफ के साथ रिलेशन बनाता है बिना उसकी मर्जी के, तो ये रेप नहीं है। मैरिटल रेप इस कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। क्या कोई महिला महिला का रेप कर सकती है? क्या कोई पुरुष पुरुष का रेप कर सकता है? तो पहले रेप की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक आदमी ही एक औरत का रेप कर सकता है। तो औरत औरत का रेप नहीं कर सकती, आदमी आदमी का रेप नहीं कर सकता। अब औरत औरत का रेप या आदमी आदमी का रेप तब कर सकता है जब वो अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा। अब अननेचुरल ऑफेंस में अगर वो अपनी इच्छा से स्व इच्छा से काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत वो लीगल है, उसमें कोई अपराध नहीं है, तो वैलिड है। लेकिन जान के आपको शॉक होगा कि मुता निकाह का मेन मकसद सिर्फ सेक्सुअल एंजॉयमेंट है। अगर 12 साल के नीचे की उम्र के बच्चे से अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको डेथ पेनल्टी है आज की डेट में। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। हमारे साथ आज दो प्रोफेसर हैं जो कि लॉ के प्रोफेसर हैं, उदय सिंह राठौड़ जी और डॉक्टर निखिल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है, अगर किसी महिला के साथ ऑफिस में या पब्लिक प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो कहाँ शिकायत करें, कैसे शिकायत करें, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है सर, ऑफिस को ही लेकर कि नॉर्मली आमतौर पर बहुत से ऑफिसेस में ऐसा होता है कि कोई महिला सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हो जाती है, शायद वो उसके कलीग्स के थ्रू या बॉस के थ्रू। तो अगर उसको कोई स्टेप्स लेने हैं, कंप्लेन करनी है, तो वो क्या प्रोसेस है, पहले किससे शिकायत करनी चाहिए? सेक्सुअल हरासमेंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट होती है। एक होती है क्विड प्रो क्यो, जो एक सीनियर अपने जूनियर के साथ करता है। क्विड प्रो क्यो का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी की चीज की एवज में कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं सेक्सुअल फेवर करूं। और दूसरी होती है जो लेटरल लेवल पे होती है, जो आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की। ओके। इसमें अगर एक महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो वो कंप्लेंट कर सकती है इंटरनल कमेटी के पास, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी, जिसमें 4 मेंबर होंगे, जिसमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। तो आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं जो राइटिंग में होगी। ये एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कंप्लेंट 3 महीने में करी जानी चाहिए इंसिडेंट से। जब वो सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट हुआ है उससे 3 महीने में आपको वो कंप्लेंट फाइल करना होगा। बट हाँ, अगर आप किसी कारण, किसी दबाव के कारण नहीं कर पाए तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आपको ये टाइम एक्सटेंड कर सकती है। अच्छा, आप एक चीज़ इसमें और मैं समझना चाहूँगा। सपोज कोई इंटरनल जो कमिटी है उसने डिसीजन दिया, महिला के फेवर में नहीं दिया, महिला उस फैसले से खुश नहीं है, तब वो क्या करे? अगर एक महिला किसी डिसीजन से खुश नहीं है तो पॉश एक्ट है, उसमें सेक्शन 18 ये कहता है कि वो एक अपील कर सकती है। वो कोर्ट में भी जा सकती है और ट्राइब्यूनल में भी जा सकती है। उसके पास 90 दिन का टाइम है उस अपील को फाइल करने का। इसमें उदय सर आपसे और थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में जाऊंगा कि अगर समझो कोई भी ये चीज़ कंप्लेन कोर्ट में फाइल कर रहे हैं या पुलिस में, या समझ लो इंटरनल कमेटी के पास उसको कुछ एविडेंस प्रूफ करने के लिए दिखाने हैं कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो क्या लगता है, मतलब क्या क्या एविडेंस एक महिला जो पीड़ित है उसके पास होनी चाहिए? देखिए, लॉ हमेशा कहता है कि आप इसको लेके जागरूक रहिए। अगर आप इग्नोरेंट रहेंगे अपने अधिकारों को लेके, कानून की जानकारी को लेके, तो आप कहीं ना कहीं किसी जगह पे शिकार जरूर होंगे। इसलिए जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल। अब जानकारी की बात करें तो हमेशा एक वुमेन होने के नाते इस कंट्री में या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत होगी। अब जब आप एक वर्किंग प्लेस पे, एक एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो आप जब इस तरीके की कोई शुरुआत होती है तो अक्सर महिलाएं क्या करती है कि उसको बहुत लाइटली लेती है और वो इग्नोर करती चली जाती है, और कभी कभी सेंटिमेंट्स में भी आके कुछ मैसेजेस वो डिलीट कर देती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, कि आप डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। आपको वो मैसेजेस हमेशा संभाल के रखने चाहिए जिस तरीके के मैसेजेस आपको भेजे गए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में ये सारे मैसेजेस जो है वो एविडेंस के रूप में, कोर्ट रूप में यूज किए जाते हैं। तो आप वो मैसेजेस संभाल के रखिए, तो ये आपके सबूत के तौर पे काम आएंगे। ओके, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो
कलीग्स जो हैं आपके, उनकी भी गवाही कोर्ट रूम में जो है वो प्रूफ की जा सकती है। अच्छा, जो उनके कलीग होंगे उनकी गवाही बहुत महत्व रखती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ओके। वो डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं, और अगर कलीग्स भी कोर्ट में जाके कल जाके गवाही देते हैं तो इससे भी ये मामला पूरी तरीके से साबित किया जा सकता है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार रही हैं। ओके, तो ये बहुत जरूरी होगा। और जैसा कि आपने एक मूवी भी देखी होगा, जिसमें ऐतराज मूवी आई थी अक्षय कुमार की, और उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट हालांकि एक मैन का दिखाया गया था, और बहुत ही एक बोल्ड डिसीजन था, और एक बहुत अच्छी शुरुआत थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में सिर्फ वुमेन ही शिकार नहीं हो रही, वहां पे मेन में भी था। लेकिन वहां पे एक बात आप देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर उनकी गवाही आती है तो एक बेहतर सबूत के रूप में डॉक्टर निखिल सर भी उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी सर, मैं बताइए। एक चीज कह रहा हूँ कि जैसे आज की डेट में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, हाँ। या कोई मैसेज करता है, उसमें एक एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा। तो अगर आपके पास अगर कोई ऐसा हरासमेंट आ रहा है तो अपनी ईमेल पे उस चैट को एक्सपोर्ट कर दें। वो आपकी एक एज एन एविडेंस यूज हो जाएगी कि किसी बंदे ने आपको वक्त वक्त पे ये मैसेजेस करें। वो नंबर भी डिपिक्ट करते हैं, नेम भी देते हैं, जिस नाम से आया, कब आया, कोई डिलीट नहीं होता। सो एक्सपोर्ट चैट को यूज करें, दैट इज अ वेरी गुड टूल इन व्हाट्सएप। अच्छा सर, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जब हम कभी पुलिस के पास शिकायत लेके चलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस गंभीरता से नहीं लेती आपके कंप्लेंट को, तब क्या करे पीड़ित विक्टिम जो है? अगर पुलिस, दो चीजें मतलब स्थितियां आएंगी। पहली स्थिति ये होगी कि मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और दूसरी स्थिति आएगी कि मेरी एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही। अगर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो सीधा सीधा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर चले जाऊं, और वो मेरी सीधा 156(3) सीआरपीसी के तहत वो ऑर्डर कर देंगे पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन अगर मेरी एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन फिर भी पुलिस वाले काम नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो एक प्रावधान है प्रोटेस्ट पिटिशन का। वो सेक्शन 190 में दोबारा से विक्टिम कोर्ट में लगा सकती है और कह सकती है कि पुलिस सही काम नहीं कर रही है, आप इन्हें ऑर्डर करें कि ये सही से काम करें। और कोर्ट इसको एक कंप्लेंट केस की तरह लेके उस लड़की की गवाही लेने के बाद पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अच्छा सर, इसको लेकर ना एक विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो मैं चाहूंगा वो गाइडलाइंस में क्या क्या था, एक ओवरव्यू लोगों को पता चले कि क्या है वो गाइडलाइंस महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो थोड़ा सा आप अगर बता दें। विशाखा को जानने से पहले विशाखा का थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक हम विशाखा का बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो हम विशाखा गाइडलाइंस को नहीं समझ पाएंगे। विशाखा एक केस था जो एक गैंग रेप केस हुआ, जिसके अंदर एक सोशल वर्कर है भंवरी देवी करके, उनका वो राजस्थान की स्टेट में मिनिस्ट्री में काम कर रही हैं, सोशल वर्कर हैं, उनका उन्हीं के कुलीग्स ने गैंग रेप किया। लोअर कोर्ट से उनको एक्विटल हो गया, तो वहाँ के सारे सोशल वर्कर्स ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करी, और उस एनजीओ का नाम रखा विशाखा। अब इस एनजीओ में जब ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया तो ये एक बहुत बड़ा इशू भी बना 1997 के अंदर। तो विशाखा की गाइडलाइंस में पहली बारी सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या क्या हो सकती है। किसी को कोई ऐसी चित्र दिखाना जो उस बंदे के लिए अच्छा नहीं है, वो देखना नहीं चाहता, किसी को सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना, ये सब चीज़ें आई। यहाँ पर ये भी बात बोला गया कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक कमेटी बनाना ज़रूरी है। उनको ये भी बताया गया कि आपको हर अपने एम्प्लॉय को ये बताना रहेगा कि क्या क्या ऑफेंसेस आप कमिट कर रहे हैं जब हम किसी सेक्सुअल फेवर मांग रहे हैं। ये तक कहा गया कि लेजिस्लेचर से कहा गया कि एक लॉ पास करिए सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है करीबन 16 साल लग गए गवर्नमेंट को लॉ पास करने में। 1997 का जजमेंट था, 2013 में आपका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आता है, तो बहुत टाइम लग गया, लेकिन वो एक्ट आया और उस एक्ट ने विशाखा की सारी गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट किया। इसमें सर थोड़ा सा हम लोग सिचुएशंस पे चलते हैं। सपोज कोई एम्प्लॉई है, महिला एम्प्लॉई किसी कंपनी में काम करती है, उसका बॉस उसे गंदे मैसेजेस भेजता है, या समझ लो ऐसे मैसेजेस भेजता है जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है, और जब वो शिकायत करने HR के पास जाती है, HR भी उसकी कुछ नहीं सुनते, तब वो क्या करे? एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक मैसेज अपने आप में गलत है या नहीं है। पहला सवाल ये रहेगा कि क्या उस लड़की ने उस मैसेज के रिप्लाई में अपने जो कुलीग हैं जो उन्हें मैसेज कर रहे थे, क्या उसको एक वार्निंग मैसेज भेजा कि मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आपने ये भेजा है और HR इस पे एक्ट नहीं करता तो आप कंप्लेंट फाइल करिए इंटरनल कमेटी के पास। बिल्कुल आपके पास राइट है इंटरनल कमेटी के पास कंप्लेंट फाइल करने का। और उसके बाद अगर वहां पर वहां से फिर प्रोसीजर आगे चलेगा। जो वो लोग अपनी इंक्वायरी करेंगे, अलग अलग विटनेसेस को बुलाएंगे और फिर आगे लेके जाएंगे उस चीज। अब थोड़ा सा पब्लिक हाँ जी सर बताइए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इसमें कि अक्सर आपको जो सर ने कहा, मैं उसमें बस ये ऐड करना चाहूँगा कि सबमिशन ना दिखे।
जैसे थोड़ा सा हाँ, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपके साइड से सबमिशन दिख रहा है, यानी कि आपने उस पे ऐतराज जाहिर नहीं किया और आप उस चीज को टॉलरेट करते रहें, तो अगर वो आपकी साइड से सबमिसिव दिखेगा कि आप पैसिवली उसको सबमिट कर रहे थे अपने आप को उस एक्ट पे, तो आप वहां पे पीड़ित नहीं है, सहभागी है। ओके। अगर मेरे क्राइम में अगर आप मुझे अपोज नहीं करते तो आप मेरे विक्टिम नहीं हो सकते, आप रादर मेरे क्राइम में पार्टनर हुए। तो ये बहुत दिखाना जरूरी है कि क्राइम जो हो रहा है या किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन हो रहा है, तो वहां पे आप अपने आप को सहभागी के रूप में नहीं दिखाइए, आप वहां पे अपने आप को पीड़ित के रूप में दिखाने के लिए आपको उसको अपोज करना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है कि वुमेन का जो सबसे बड़ा एक उनको गहना दे दिया गया है समाज की तरफ से, शर्म, हया, लाज। अगर जब कोई वुमेन इन तरह की बातों पे बात वो अपोज करती है तो एक उसका चरित्र चित्रण कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये वुमेन में ही प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए इस तरीके की घटना इनके साथ हो रही है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि देखिए, समाज तो हमेशा से दोष लगाता ही रहा है, लेकिन आपको अपने अधिकारों को लेके अगर आप जागरूक नहीं हुए, आपने आवाज नहीं उठाई, तो कल जाके आपको समस्या होगी ही होगी। जैसा कि सर ने कहा, मैं बस उसी में कहता हूं कि आप सबमिशन ना दिखाएं, बिल्कुल। ओके, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, अगर अनकंफर्टेबल है तो वो शो करें, आवाज उठाएं। बिल्कुल। इसमें अब थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर जाते हैं, वहाँ पर भी सेक्सुअल हरासमेंट, महिलाओं के ऐसे केसेस बहुत सारे देखे जाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इस पे एक एक सवाल लूँगा, छोटे छोटे, जिसका जवाब हम लोग जानना चाहेंगे। समझ लो कोई महिला बस में ट्रैवल कर रही है, कोई भी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके बगल में बैठा कोई व्यक्ति पॉर्न देख रहा है, ये लीगल है या इलीगल? देखिए, पॉर्न पे मैं पहली बात कहना चाहूंगा कि केरला हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है। जी जी जी। और केरला हाई कोर्ट ने ये साफ किया कि वॉचिंग द पॉर्न इज अ पर्सनल चॉइस। ओके ओके, पॉर्न देखना गलत नहीं है, हाँ इलीगल नहीं है, हाँ लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट दिख रहे हैं जिसमें आप स्वयं नहीं देख रहे हैं, सामने वाले को आप दिखा रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के अगर आप एक पब्लिक प्लेस में अगर पॉर्न देख रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल, आपके अगल बगल के सारे लोग उसमें देख रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे आप दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आपको पहले समझनी होगी कि पॉर्न प्राइवेट में देखा जा रहा है कि पब्लिक प्लेस पे देखा जा रहा है। अब एक महिला अगर आपके बगल की सीट में बैठी हुई है और आप पॉर्न देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ओके, ये एक रॉन्ग है और इसके प्रोविजंस पे सर ऐड करेंगे। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि पॉर्न पे बिल्कुल आउटरेजिंग मॉडेस्टी है इंडियन पीनल कोड में, जिसमें वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सरलता भाषा में बोलूं, उसी विमेन को उसी मिनट पर विमेन हेल्पलाइन पे कॉल कर देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि पब्लिक प्लेस में पॉर्न देख रहे हैं, ये अपने आप में एक ऑफेंस है और ये सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट है। अगर आप ऐसे बोलें, जो सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 354A में दिया गया, अगर आप किसी को पॉर्न दिखा रहे हैं, दिख रहा है और आपको पता है दिख रहा है, तो ये एक सेक्सुअल हरासमेंट और इसकी सजा बाकायदा आईपीसी में दी गई है। तो आपके पास पूरा प्रावधान है कि आप जाके सीधा अथॉरिटीज पे जाइए और उनको कंप्लेंट फाइल करिए। इस चीज़ पे उदय सर मैं आपसे और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर कोई पब्लिक प्लेस पे पॉर्न देखता है तो ये इलीगल है, लेकिन वो पब्लिक प्लेस कैसा, मतलब क्या क्या आएगा, इंक्लूड होगा, थोड़ा सा इसको अगर आप समझा देते। देखिए, पब्लिक प्लेस में भी आप प्राइवेट एक्सरसाइज, कुछ प्राइवेट एक्शंस कर सकते हैं। ओके, पब्लिक प्लेस कहने का मतलब ये नहीं कि वो एक पब्लिक प्लेस है और आपने एक ऐसी घटना की है जिसको किसी को नजर नहीं आया, तो आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता। ओके, एक पब्लिक प्लेस में कोई अपने कैबिन में बैठा हुआ है, वो बस के कैबिन में जा रहा है, वो पब्लिक प्लेस है। ठीक है, कि जहां पे पब्लिक प्लेस सिंपली एक मीनिंग समझिए, जहां पे पब्लिक विल हैव टू टेक नो परमिशन टू एंटर इज कॉल्ड द पब्लिक प्लेस, एनीबडी कैन एंटर। ओके, सो दैट एवरी प्लेस, जब वर्ल्ड के किसी भी प्लेस जहां पे लोग बिना अनुमति के आ सकते हैं, ओके, और एक्सेसिबिलिटी, पीपल की एक्सेसिबिलिटी है, वो पब्लिक प्लेस है। चाहे वो बस हो, वो ट्रेन हो, वो कोई ऑफिस हो, कोई भी संस्थान हो, रोड हो, कहीं भी। ओके, लेकिन वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पब्लिक प्लेस में अगर आप पर्सनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब आप प्राइवेटली उस चीज का एक्सरसाइज कर रहे हैं जो किसी को नजर में नहीं आया, किसी के असर में नहीं आया, तो फिर आपके लिए कोई ऑफेंस नहीं। मतलब अगर कोई अपने घर के कमरे में बैठ के पॉर्न देख रहा है तो ये इलीगल वो भी नहीं ऑफेंस है। नहीं है। और अगर पब्लिक प्लेस में भी उसने अगर इस तरीके से पॉर्न देखा है कि किसी को भी पता नहीं चला, किसी और के नजर में वो नहीं आया है, तो उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, जब तक सर ने जो ऐड किया उसमें यही था कि वहां पे एक महिला आपके बगल में बैठी है और आप वहां पे पॉर्न देख रहे हैं जो उसे दिख रहा है। ओके, अब प्राइवेटली उसने अगर कोई मैसेज किया, कुछ किया, तो वो चीज सामने नहीं आनी चाहिए।
ओके अगर वो आप किसी के नॉलेज में, किसी के हियरिंग में, किसी के सीइंग में, उसकी विजिबिलिटी में ले आते हैं, तो फिर यहाँ से समस्या का जन्म होता है। ओके और फिर तरह तरह के जो है ऑफेंसेस यहाँ पे लगाए जाते हैं। ओके दिस विल बी द पॉइंट। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्राइम के लिए, किसी भी क्राइम को करने के लिए इंजरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उदय सर का जो सर ने कहा, मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं कि आप अगर पब्लिक प्लेस में भी पॉर्न को इंडिविजुअली देख रहे हैं, कोई आपको देख नहीं पा रहा उस फोन को, उस चीज़ को जो टैब पे आप देख रहे हैं, तो वो इंजरी नहीं हो रही है। जैसे आपने मुझे पहला एक सिचुएशन दिया कि एक साथ में महिला देख पा रही थी तो इंजरी हो रही थी। ओके तो इंजरी अगर नहीं है तो आपका एक्ट प्राइवेट है, तो आप देख सकते हैं, उसमें कोई ऑफेंस, अपराध नहीं है। अच्छा, ऐसे भी हम लोग कई सारे केसेस देखते हैं जहाँ पर मतलब कोई महिला समझ लो सड़क पे या बस में या कहीं पर भी जा रही है, बहुत से लोग वीडियो बना लेते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं पीछे से। ऐसे में कितने साल की सजा हो सकती है किसी अपराधी को? अगर हम इसमें सजा की बात करें तो अगर आप किसी की फोटो ले रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स की ले रहे हैं, अगर आप फोटो लेते हुए जा रहे हैं, तो शायद उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में उसकी सजा है, और सजा 3 साल की करीब सजा हो सकती है उस इंसान को, अगर आप उसमें अगर आप ऐसा। और ये आईपीसी के स्टॉकिंग में भी लाया जा सकता है कि आप स्टॉक नहीं कर सकते किसी को। ओके मतलब पीछा करना किसी के जो है, फॉलो करना किसी को। तो इस तरीके से अगर कोई भी घटना करते हैं तो आप इसको आईपीसी में भी आप पनिश हो सकते हैं। अच्छा, ये रील्स वाला भी मसला मैं समझना चाहूंगा। हर जगह मेट्रो, कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में, क्या ये लीगल है ऐसे कहीं पर भी रील बना लो? रील के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि आज का युवा वर्ग जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। वो अपनी पहचान पाने के लिए वो हर हरकत करना चाह रहा है जिससे जनता उसे पहचान पाए। लेकिन कभी कभी इस पहचान की भूख के कारण वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि इलीगल और नॉट अलाउड है। और उनमें से एक घटना है जैसे कि आप मेट्रो में रील बनाना। ओके मेट्रो में जब आप रील बनाते हैं तो आप समझने की कोशिश करिएगा, यू क्रिएट इनकन्वीनियंस टू द पीपल। आपको एक पब्लिक एक्सेसिबिलिटी में आप इनकन्वीनियंस पैदा कर रहे हैं। ओके इसके लिए डीएमआरसी ने गाइडलाइंस दिया कि आप इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं कर सकते, आप न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। आप जब रील बनाते हैं तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे रील्स बनाए जा रहे हैं जहां पे अचानक कोई डांस करना शुरू कर देता है। ओके अचानक गाना शुरू कर देता है, वो गिटार ले आते हैं, पर कहीं पर भी। तो उसका रीजन यही है कि आप के अधिकार हैं, लेकिन आपके अधिकार किसी दूसरों के अधिकार का अगर हनन कर रहे हैं तो फिर आपके अधिकार नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि वो रील बनाइए, लेकिन अगर आप इनकन्वीनियंस आप कॉज कर रहे हैं, आपने मेट्रो में भी देखा होगा फोटोग्राफी प्रोहिबिट किया गया है, तो डेफिनेटली जब आप इस रूल के अगेंस्ट जाएंगे तो आप वायलेशन कर रहे हैं। ओके तो ये चीजें, प्रैक्टिसेस सही नहीं है और इससे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। और कई बार तो ये खुद भी शिकार हो जा रहे हैं कई तरीके के घटनाओं के, इनको भी इतनी चोटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाइकर्स अब एक नई सिस्टम निकाल चुके हैं, आप देख रहे होंगे कि बाइक्स चलाए जा रहे हैं, कोई माउंटेन में खड़ा हो जा रहा है, रील्स के लिए लोग कहीं भी पहुंच रहे हैं। ओके तो ये एक समस्या है और मुझे लगता है कि इतनी आइडेंटिटी की भूख सही नहीं है। सम्मान के लिए कोशिश की जानी चाहिए, इतनी छोटी मोटी पहचान के लिए नहीं। बिल्कुल। रेप पर बात करेंगे। सेक्शन 375 में रेप का डेफिनेशन दिया है, उसमें बताया गया है कि एक पुरुष ही महिला का रेप कर सकता है। तो इसमें मैं जैसे LGBTQ वाले जजमेंट्स बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी हुए सेम सेक्स को लेके, मैं थोड़ा सा इस पर समझना चाहता हूँ। क्या कोई महिला का रेप कर सकती है? क्या कोई पुरुष का रेप कर सकता है? चलिए ज़रा अगर हम रेप की बात करें, आप पहले अगर हम आईपीसी में जाएंगे तो 2 तरह के ऑफेंसेस हैं। एक है रेप, एक है अननेचुरल ऑफेंसेस। तो पहले रेप की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक आदमी ही एक औरत का रेप कर सकता है। तो औरत का रेप नहीं कर सकती, आदमी का रेप नहीं कर सकता। अब औरत का रेप या आदमी का रेप तब कर सकता है जब वो अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा। अब अननेचुरल ऑफेंस में अगर वो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत वो लीगल है, उसमें कोई अपराध नहीं है, तो वैलिड है। लेकिन अगर वो बाय फोर्स किया जा रहा है, किसी की इच्छा के विरुद्ध किया जाएगा, तो आप उसमें एक ऑफेंस अभी भी है। अच्छा ओके। ये RCR क्या है? मतलब ये बार बार इसका मुझे थोड़ा सा विवाद भी है, कॉन्ट्राडिक्ट भी है चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा सर। देखिए RCR अगर कहें तो इसका सिंपल सा मतलब है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स।
ओके, इसके लिए अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे तो मैं एक बिल्कुल, कहानी बताना बिल्कुल, चाहूँगा हाँ। कि पहले के ज़माने में अगर किसी की शादी हुई है, वो विवाहित है और उसकी वाइफ अगर रूठ के चली जाती थी या किसी कारण से वो घर छोड़ के चली जाती थी, तो समाज के लोग, परिवार के लोग कोशिश करते थे उसे मना के वापस लाने की। आज की तारीख में ये कोशिश एचएमए करता है सेक्शन 9 में। वो कहता है कि आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं ओके कोर्ट में कि अगर वाइफ आपकी चली गई है और आप उन्हें वापस बुलाना चाहते हो तो आप सेक्शन 9 में एचएमए में पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि मैं बता दूं कि ये दोनों के लिए, हस्बैंड भी वाइफ के खिलाफ और वाइफ भी हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करके वो साथ में उनको रहने के लिए कहा जा सकता है। ओके, ये आरसीआर का केस जो है, सबसे पहले अगर हम देखें तो टी सरिता के केस में साउथ के कोर्ट ने कहा कि इसे हटा देना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहा गया कि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। लेकिन बात ये कही गई कि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अधिकार तो हस्बैंड को भी दिया गया है और वुमेन को भी। तो कोर्ट ने एक बहुत कमाल की बात कही, बोला मैरिज में हस्बैंड और वाइफ इक्वल नहीं होते। शादी के बाद शरीर में जो प्रॉब्लम आती है और जो पीड़ा से गुजरना पड़ता है वो हमेशा वुमेन गुजरती है। प्रेगनेंसी कभी मैन का नहीं होता, हमेशा वुमेन का होता है। तो दोनों को मैरिज में इक्वल नहीं माना जा सकता, दोनों बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल। और इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर एक को एक जैसा ट्रीट करना इक्वालिटी नहीं है। इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एक जैसों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और शादी में महिला एक जैसी नहीं है। वो शादी के बाद आपने देखा होगा कि कई बार बर्थ के दौरान कई सारे वुमेन का डेथ हुआ, लेकिन आज तक किसी हस्बैंड की डेथ नहीं हुई बर्थ के दौरान। तो साउथ के कोर्ट ने तो कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे हटा देना चाहिए। लेकिन सरोज रानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब मैं यहां पे एक सिंपल सा एक ही सवाल यहां पे रखना चाहता हूं कि एक वुमेन जो है, जब उसकी शादी नहीं हुई है तो उसको वो कहती है नो मीन्स नो। पिंक आपने देखा, पिंक में अमिताभ बच्चन साहब समझाते रहे नो मीन्स नो। लेकिन एक मैरिड वुमेन में, इस मैरिड वुमेन के लिए इस कंट्री में ये नो मीन्स नो नहीं है। उसके हस्बैंड के खिलाफ रेप का केस नहीं हो सकता। अगर आज हस्बैंड अपने वाइफ के साथ रिलेशन बनाता है बिना उसकी मर्जी के, तो ये रेप नहीं है। मैरिटल रेप इस कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अब एक वुमेन अगर ये कहती है कि मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना है, तो उससे कई रीजंस पूछे जाते हैं कि नहीं आप बताइए कि आप क्यों नहीं रहना चाहते हैं। वो सिर्फ अगर कहे कि बस इतना काफी नहीं है कि मैं नहीं रहना चाहती हूं, तो कोर्ट नहीं मानती। कोर्ट ऑर्डर पास करती है, डिक्री पास करती है और उस वुमेन को जबरदस्ती मजबूर करती है कि आप उस मैन को अपनी बॉडी सबमिट करिए जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते। यानी जुडिशरी आपको मजबूर कर रही है अपने बॉडी को सबमिट करने के लिए एक ऐसे इंसान को जिसको आपने नो कहा है, और रीजन बस इतना दिया गया कि आपकी शादी हो गई। आप जो है चाइल्ड एब्यूज के केसेस में आपने कहा कि मैरिड गर्ल इज ऑल्सो अ चाइल्ड, चाइल्ड इज अ चाइल्ड, चाहे अनमैरिड हो या अनमैरिड हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज तक क्यों नहीं कहा कि भाई वुमेन इज अ वुमेन, बी इट अ मैरिड और अनमैरिड। मैरिड वुमेन वुमेन नहीं है, आप उसका हस्बैंड उसका रेप में रेप नहीं मान रहे हो। तो जुडिशरी कंपेल करती है उसको कि अपनी बॉडी सबमिट करे। तो इसलिए मैंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट्स आई वुड लाइक टू से कि इट इज लाइक अ जुडिशियल रेप। जुडिशरी मजबूर कर रही है एक वुमेन को अपनी बॉडी को सबमिट करने के लिए, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी अटैच करा ली जाती है। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो इस प्रैक्टिस को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। ओके, और बहुत जल्दी ये कोशिश की जानी चाहिए कोर्ट के द्वारा कि आरसीआर के इस कॉन्सेप्ट को जो है वो विराम लगाया जाए। इस्लाम में भी एक विवाह की प्रथा है, मिता विवाह, ये क्या है? मुता मैरिज अगर मैं आपको बताऊं तो मुता मैरिज एक ऐसा प्रथा था इस्लाम में जो, अब पहले इस्लाम को आप समझते हैं कि वर्ल्ड में अगर इस्लाम को समझे तो इस्लाम 2 भागों में बटा है, एक है सुन्नी, एक है शिया। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो सुन्नी है और शिया वर्ल्ड में बहुत कम है। जैसे अभी आप लोगों ने ईरान का जिक्र देख रहे हैं, ईरान एक शिया कंट्री है, शिया वर्ल्ड में माइनॉरिटी में है। और शिया में एक प्रैक्टिस है, शिया की जो सबसे बड़ी स्कूल है वो है इतना अशारिया। मुता निकाह सिर्फ इतना अशारिया में प्रैक्टिस किया जाता है, बाकी वर्ल्ड के किसी भी और इस्लाम के सेक्ट में इसे प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। लेकिन जान के आपको शॉक होगा कि मुता निकाह का मेन मकसद सिर्फ सेक्सुअल एंजॉयमेंट है। ओके, वहां पे आप सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए एक वुमेन से निकाह करते हैं। वहां उनको बेगम बनाने का
आपको उनको जीवन में एक पत्नी की तरह लाने का कोई मकसद नहीं होता है इसका, जैसा कि नॉर्मली निकाह में होता है। इस्लामिक निकाह जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुता में सिर्फ सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए जो है वो निकाह किया जा रहा है, वो मुता मैरिज किया जा रहा है। तो जिस प्रोस्टिट्यूशन को हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, मुता अगर एक तरह से देखा जाए तो प्रोस्टिट्यूशन का ही एक इनडायरेक्ट फॉर्म है, जहां मैं बस एक नाम देके एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मैं एक वुमेन को अपने जीवन में ला रहा हूं, और उसमें एक अमाउंट होता है, आपको पे करना होता है। और अमाउंट के बारे में आप जान के शौक होंगे कि अगर 2 साल के लिए हमने 2 लाख बोला है तो उसका मतलब है 1 साल के लिए 1 लाख, 6 महीने के लिए 50,000। ये कैलकुलेशन किया जाता है, यानी कि जब तक आप अपना बॉडी जिस अनुसार सबमिट करेंगी उस अनुसार पेमेंट होगा। ओके, तो इसलिए वो इस प्रथा को बहुत ही मैं अलग नज़र से देखता हूं, और मैं मानता हूं कि इसके खिलाफ जो है एक्शंस होना चाहिए, और ये महिलाओं के उत्पीड़न में लीगलाइज तरीके से ये प्रथाएं काम कर रही हैं। प्रथा की बात हो रही थी सर, इस पे मैं दोनों जन का कमेंट चाहूंगा। जैसे पॉक्सो एक्ट है, अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ संबंध बनाता है जिसकी उम्र 18 से कम हो तो रेप की कैटेगरी में आता है, लेकिन वही हमारे देश में बाल विवाह हो रहा है। अब पहले थोड़ा सा रेप और पॉक्सो और 18 साल की थोड़ी उम्र के नीचे जी। से क्यों ऐसा हुआ, हाँ। क्या हुआ? 2 थे, कथुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस। ये दोनों एक ऐसे केसेस थे जिसके अंदर एक सोसाइटी ने चेंज किया और लॉ में बदलाव आया। इसमें पहली बारी डेथ पेनल्टी दी गई। अगर 12 साल के नीचे की उम्र के बच्चे से अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको डेथ पेनल्टी है आज की डेट में जी। तो डेथ पेनल्टी जब दी गई तो ये पॉक्सो में भी डाला गया और यही चीज़ आपको आईपीसी में भी मिली। बट अब चाइल्ड मैरिज की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक प्रथा है जो चली आ रही है, और वो मैरिज को वॉइड नहीं कहती है, तो वो मैरिज वैलिड रहती है। इसके आगे मैरिज पे उदय सर बताएंगे। चाइल्ड मैरिज को लेके बस मैं, सर ने बाकी सारी बातें क्लियर कर ही दी है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि चाइल्ड मैरिज आने वाले समय में नहीं रह पाएगा। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है चाइल्ड मैरिज का, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम पे जो कल्पनाएं की जा रही है कि अगर यूसीसी आता है तो यूसीसी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को कंपलसरी करेगा ग्रेजुअली, ठीक है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, चाइल्ड मैरिज ऑटोमेटिकली डिसअपियर होने के चांस में पहुंच जाएगा। ओके, क्योंकि आप जब रजिस्टर्ड कराने के लिए जाएंगे मैरिज को, और वहां पे जब आप एज रिवील करेंगे तो आपको खतरा है कि अभी, यानी कि होगा क्या कि चाइल्ड मैरिज में दोनों पेरेंट्स जाएंगे बच्चों को लेके मैरिज रजिस्टर्ड कराने के लिए, लेकिन वापस आएंगे वो बच्चे और पेरेंट्स जाएंगे जेल। बिल्कुल, तो इसलिए जरूरी होगा कि रजिस्ट्रेशन को इसमें कंपलसरी किया जाए। ओके, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, लेकिन अभी इसमें कुछ बदलाव की और जरूरत है, तब जाके ये बेहतर तरीके से काम करे। जी, समय हो चुका है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी देखते रहिए India.com। शुक्रिया।